नमस्कार दोस्तों, स्टडी सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अतुल प्रकाश आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज से हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास शुरू होने वाली है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रांतों में द्वैध शासन को कब शुरू किया गया था? तो प्रांतों में द्वैध शासन को 1919 के एक्ट के द्वारा शुरू किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन को 1919 के एक्ट से 1919 के एक्ट से शुरू किया गया था, किंतु प्रांतों में द्वैध शासन की जो समाप्ति की गई थी 1935 के एक्ट से। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति 1935 के एक्ट के द्वारा किया गया था। 1935 के एक्ट से किया गया था। अब देखिए कि केंद्र में 1935 के एक्ट में और कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। तो केंद्र में एक तो हो गया कि द्वैध शासन की स्थापना, इसके अतिरिक्त नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना। 1935 के एक्ट से नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स योजना 1942, कैबिनेट मिशन योजना 1946 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका करेक्ट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत जो संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा का जो गठन किया गया था प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर, किसके आधार पर किया गया था? प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? पूछ रहा है कि संविधान सभा में जो सदस्यों का जो चुनाव हुआ था कैसे हुआ था? सीधे जनता के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा
प्रांतीय सभाओं के द्वारा जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। प्रांतीय सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, प्रांतीय सभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? बताना है कि भारतीय जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें सबसे टॉप पोजीशन पर किसका स्थान है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म। इसका सही आंसर होगा संविधान, क्योंकि संविधान ही शासन के सभी अंगों को अधिकार एवं शक्तियां प्रदान करता है। संविधान क्या करता है? शासन के सभी अंगों को अधिकार एवं शक्ति प्रदान करते हैं। प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, क्योंकि संविधान के द्वारा ही सभी शासन के सभी अंगों, जितने भी शासन के जितने भी अंग हैं उसे अधिकार एवं शक्ति प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। समवर्ती सूची की जो संकल्पना है उद्धृत की है यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यूएसएसआर के संविधान से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। मूल समवर्ती जो सूची है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और क्या क्या लिया गया है तो हम लोग देख लेते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। इसके साथ साथ ही देखिएगा कि उद्देशिका की भाषा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है और उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है? यूएसए के संविधान से हम लोग देख लेते हैं मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन और उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये तीनों जो लिया गया है यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसएसआर के संविधान से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य जो लिया गया है
मूल कर्तव्य लिया गया है यूएसएसआर, जिसे हम लोग वर्तमान समय में रूस के नाम से जानते हैं। रूस के संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्य। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। संविधान का कौन ऐसा भाग है जिससे पंचायती राज जो है, पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। भाग 6, भाग 7, भाग 8 और भाग 9। इसका करेक्ट आंसर होगा भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज की बात की गई है, जबकि 9 में नगर पालिका की चर्चा की गई है। नगर पालिका की चर्चा। 9ख सहकारी समितियों से संबंधित है। 9ख सहकारी समितियां, समितियों से संबंधित है। भाग 6 का संबंध राज्य से है। भाग 6 का संबंध राज्य से है। भाग 7 जो है, भाग 7 का संबंध इसे निरसित कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया है। और भाग 8 का संबंध संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी से। भाग 8 का संबंध संघ राज्य क्षेत्र से। अगला प्रश्न है कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। बोल रहा है कि मूल जो भारतीय संविधान था उसमें कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। पहला प्रश्न है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। दूसरा ऑप्शन है 24 भाग, 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। सी ऑप्शन है 22 भाग, 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। और डी ऑप्शन है 24 भाग, 425 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ए, मूल संविधान में 8 अनुसूची है। 8 अनुसूची आप सबों को पता है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं, तो आपका ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा। बाद में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है और वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं? 12। वर्तमान में 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में। अब देखते हैं कौन कौन से अनुसूचियों को जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची, 9th अनुसूची जो है, अनुसूची पहला संविधान संशोधन, पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, 1951 के द्वारा पहली 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची जो है, 10वीं अनुसूची जो है, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल, दल बदल। दल बदल को कब जोड़ा गया है? 52, 10वीं अनुसूची को 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सीए हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और कब हुआ था ये? 52वें संविधान संशोधन 1985 में, जब राजीव गांधी की सरकार थी उस समय 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल से संबंधित प्रावधान को इसमें किया गया है। 11वीं अनुसूची क्या है? 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है।
पंचायती राज से संबंधित। और इसमें कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73वें संविधान संशोधन 1992 1992 के द्वारा इसमें 73वें संविधान संशोधन को लाया गया था। और इसमें पंचायती राज में टोटल कितने विषय हैं? तो 29 विषय। याद रखिएगा कि पंचायती राज में टोटल 29 विषय हैं। 12वें संविधान संशोधन, 12वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा नगर पालिका को जोड़ा गया। और इसमें कितने विषय हैं? टोटल 18 विषय, 18 विषय। और इसे 12वें संविधान संशोधन को किससे जोड़ा गया? 74वें संविधान 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? बोल रहा है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उद्घोषिका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची किसमें है? 7वीं अनुसूची में। याद रखिएगा कि जो समवर्ती सूची है 7वीं अनुसूची में है। अनुसूची में समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची के प्रविष्टि संख्या, समवर्ती सूची के प्रविष्टि संख्या 17 के तहत जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा कि समवर्ती सूची के प्रविष्टि संख्या 17 के तहत जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की सूची में रखा गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा पूछ रहा है? 39वें संविधान संशोधन, 41वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन। इसका सही आंसर होगा सी नंबर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। जब 42वें संविधान संशोधन हुआ था, जब इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उसी समय 42वें संविधान संशोधन किया गया। और 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे: पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया है। बोला है कि प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा: पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? हेरोल्ड लॉस्की, आइवर जेनिंग्स, लॉर्ड ब्राइस, केसी व्हीलर। इसका सही आंसर होगा डी, केसी व्हीलर। भारतीय जो संविधान है मूल रूप से भारतीय केसी व्हीलर ने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। भारतीय जो संविधान है मूलतः संघात्मक है। भारतीय जो संविधान है
मूलतः संघात्मक है, किंतु इसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। किसकी प्रवृत्ति दिखाई देती है? किंतु इसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल दिखाई देती है। इसलिए भारतीय संविधान जो है न तो पूर्णतः, जो भारतीय संविधान है न तो पूर्णतः संघात्मक है और न ही पूर्णतः एकात्मक। न तो पूर्णतः संघात्मक है और न ही पूर्णतः एकात्मक। इसीलिए इसको बोला जाता है अर्धसंघात्मक। इसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों के गुण दिखाई देते हैं। भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों के गुण दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1948 में, 1949 में, 1950 में और 1951 में। 24 जनवरी इसका सही आंसर होगा 1950। 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में मनाया गया। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। अब राजकीय चिन्ह देखते हैं। राजकीय चिन्ह को कब अपनाया गया? राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 ईस्वी। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। जो राजकीय चिन्ह क्या है? सारनाथ स्थित अशोक के सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। जो राजकीय चिन्ह है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। शीर्ष की अनुकृति है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो राजकीय चिन्ह पर कौन सा वाक्य लिखा हुआ है, तो राजकीय चिन्ह पर आप देखेंगे कि सत्यमेव जयते का सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है और ये मुंडको सत्यमेव जयते है जो राजकीय चिन्ह पर अंकित है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? पहला ऑप्शन है 67वां, 67वां, 69वां, 68वां और 70वां। इसका करेक्ट आंसर होगा बी 69वां संविधान संशोधन। 69 जो है अमेंडमेंट।
69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 69वां संविधान संशोधन। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 239 क 239 क के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को, जो यूनियन टेरिटरी था, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था, नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर का दर्जा दिया गया। एनसीआर कहने का मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। एनसीआर को हम बोलते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्षेत्र का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। कौन से अनुच्छेदों के द्वारा समता का अधिकार? आपने पढ़ा होगा कि समता का अधिकार अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से 18 और अनुच्छेद 13 से 17। इसका सही आंसर होगा सी, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक क्या है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। 14 से 18 है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 क्या है? अनुच्छेद 15 में वर्णन है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, या जन्म स्थान के आधार पर विभेद को समाप्त करना। अनुच्छेद 16 क्या है? अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 क्या है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 जो है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता है, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद को समाप्त करना, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन अवसर की समता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अगला प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिमंडल। इसका सही आंसर होगा
सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का संरक्षक एवं भारत के संविधान का अभिभावक बोला जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। किसका? मौलिक अधिकारों का संरक्षक व भारत के संविधान का अभिभावक, भारत के संविधान का अभिभावक। मान लीजिए कि मौलिक अधिकारों का, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से वहाँ से फिर फैसले होते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के संविधान में, भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में या किसी भाग में कोई व्याख्या सही से नहीं हो पाई है तो उसकी व्याख्या भी सर्वोच्च न्यायालय करता है, इसलिए संविधान का इसे अभिभावक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 50। अनुच्छेद, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 40। आप देखे होंगे कि पंचायती राज के गठन की बात अनुच्छेद 40 में की गई है। पंचायत के गठन की बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 जो है भाग 4 के अंतर्गत आता है। भाग 4 के अंतर्गत जहाँ 36 से 51 तक अनुच्छेद, 36 से 51 तक अनुच्छेद है। और ये डीपीएसपी भाग 4 किसका पार्ट है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। इसमें पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नीति निदेशक तत्व है? निम्न में से कौन सा नीति निदेशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और विधि के समक्ष समानता। इसका सही आंसर होगा ए, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता की चर्चा अनुच्छेद 44 में की गई है। अनुच्छेद 44 में। वर्तमान समय में देखेंगे तभी हाल फिलहाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा बार बार हो रही है। सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अध्यादेश लाने का विचार कर रही है, तो वर्तमान समय में यह चर्चा में है। इससे मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको लाभ होगा समान नागरिक संहिता से। पूरे देश के सभी लोगों के लिए एक समान कानून बनेगा, इसीलिए इसका नाम है समान नागरिक संहिता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में और संसद में। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। कार्यपालिका शक्ति की बात की जा रही है तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53(1) के तहत, अनुच्छेद 53(1) के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। जो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।
इसका कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति जो है स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। याद रखिएगा कि भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारतीय संघ का जो कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्य की विधानसभाओं और लोकसभाओं के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। इसका सही आंसर डी होगा। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित जितने भी सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान है। इसमें संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसके साथ यूनियन टेरिटरी, 2 यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें भाग लेते हैं। लोकसभा, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और विधानसभाओं राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, पूछ रहा है कि ज्वाइंट सिटिंग का कब की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा स्पीकर के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा और राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर, मान लीजिए कि अनुच्छेद 108 के तहत कोई भी बिल है जिस पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध हो गया, दोनों सदनों के 108 के तहत दोनों सदनों के मध्य गतिरोध हो गया,
दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति होगी, उस समय लोकसभा एवं राज्यसभा की, उस समय क्या होता है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। याद रखिएगा कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। पूछ रहा है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य और दोनों सदनों का सदस्य। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के जो अधिकांश प्रधानमंत्री बने हैं वो किस सभा के सदस्य हैं? लोकसभा, राज्यसभा या दोनों सदनों या संसद का कोई किसी का भी सदस्य नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा। भारत के अधिकांश प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जो है, याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री जो है किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन आमतौर पर देखा गया है, आमतौर पर वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं आमतौर पर लोकसभा के सदस्य होते हैं। और लोकसभा के जो मेंबर होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा के जो सदस्य हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। लोकतांत्रिक ढंग से जो सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, ये जो लोकसभा है लोकतांत्रिक ढंग से सरकार का, निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो याद रखिएगा कि राज्यसभा के भी मेंबर प्रधानमंत्री हो सकते हैं और लोकसभा के भी सदस्य प्रधानमंत्री हो सकते हैं। लेकिन भारत के आज तक के जितने भी अधिकांश प्रधानमंत्री बने हैं उनमें से अधिकांश जो है लोकसभा के सदस्य हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर राज्यसभा के वर्तमान में सदस्य देखा जाए कौन से प्रधानमंत्री थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे राज्यसभा के सदस्य होते थे, किसी लोकसभा के वो मेंबर नहीं थे। तो आज का सेशन इतना ही। आज का सेशन, कल हम अगले सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, यदि किसी को कोई भी प्रश्न में कन्फ्यूजन हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आपका यदि कोई सुझाव हो तो उस सुझाव को भी बताइएगा, ताकि मैं आपके सुझावों पर विचार करके उसे सही दिशा में लागू कर सकूं। तो चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। हो गया कंप्लीट।